नमस्ते। स्क्रीन पर इस वक्त आपको अलग अलग तरह के कुछ हथियार, कुछ बंदूक दिख रहे हैं। मुझे तो फ़र्क भी नहीं पता। पिस्टल है, शायद राइफ़ल भी है। ये नकली नहीं है, ये खिलौने नहीं हैं, किसी मॉडल की प्रतिकृति नहीं है। ये इम्पोर्टेड हथियार हैं और ये एक इंसान के, एक आर्म्स एक्सपर्ट के जो भंडार है उनके पास, कुछ जो उनके पास पर्सनल कलेक्शन है उसका हिस्सा है। हम इस वक्त मुंगेर में हैं, हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, उन्हीं का घर है। हम उनके घर पर उनसे मुलाकात करने आए हैं। आर्म्स एक्सपर्ट, जैसा कि आपको बताया, मुंगेर योग विश्वविद्यालय है यहाँ पर, और इसके अलावा भागलपुर का पड़ोसी है, कई तरह के हथकरघा के कामकाज भी होते हैं। लेकिन मुंगेर कुख्यात है हथियारों के लिए। एक वक्त विख्यात भी था, अब कुख्यात है। विख्याति से ही कुख्याति वाला दौर शुरू हुआ। यहाँ पर बहुत पहले 18वीं सदी के दौरान जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, मीर कासिम, वो कहते हैं ऐसा किस्सा कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें कुछ ख़ास है, पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मीर कासिम को ये लगा कि इस मिट्टी का इस्तेमाल किसी तरह के विस्फोटक को बनाने में किया जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर उस वक्त में एक आर्म्स फैक्ट्री लगाई थी। और मीर कासिम के एक सिपहसालार हुआ करते थे, गुरगिन खान, कहते हैं कि वो अर्मेनिया से थे, और उन्होंने अब जो हिस्सा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पड़ता है वहाँ से स्पेशल गन स्मिथ बुलाए थे। गन स्मिथ जैसे जो जिनको यही काम आता है, बंदूकें बनाने का काम। उस वक्त लड़ाई झगड़ों का दौर हुआ करता था, सेनाओं को युद्ध जीतने के लिए इस तरह के हथियारों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर आज़ादी के बाद भी बना रहा। लाइसेंसी हथियार बहुत सारे लोगों को, गन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया, होम मिनिस्ट्री ने दिया, अभी भी यहाँ पर हैं। पर अब वो लाइसेंस वाला काम जो है ना, जो लाइसेंसी कानूनी वाला काम है, वो थोड़ा कम हो गया है। बिक्री नहीं होती क्योंकि लाइसेंस इशू नहीं होते, नए बहुत कम होते हैं। तो इस चक्कर में जो अवैध कारोबार था हथियारों का वो बड़ा बढ़ गया। कहते हैं, मैं पढ़ रही थी एक न्यूज़ रिपोर्ट, और उसमें एक जनाब ने कहा था कि भाई मुंगेर में ये स्थिति है। 2-3 साल पहले की एक रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था कि मुंगेर की स्थिति ये है कि यहाँ पे आपको पेन ख़रीदना से ज़्यादा सहूलियत से आपको हथियार मिल जाएंगे। देसी कट्टे और पुराने जो मशहूर कोई मॉडल है विदेशी कंपनियों के पिस्तौलों का, बंदूकों का, उनकी ऐसी प्रतिकृतियाँ, जो रेप्लिका की, मतलब आप देखकर कहेंगे कि वाह, इस तरीके का। तो क्या है मुंगेर की हिस्ट्री, लीगल कारोबार, इलीगल कारोबार, और क्या होते हैं अलग अलग तरह के बंदूक, पिस्टल, इन सब का क्या फ़र्क होता है, पॉइंट फलाना फलाना फलाना, बोअर क्या होता है, डबल बैरल, सिंगल बैरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे अवधेश कुमार जी। नमस्ते। जो दमदम बुलेट जिसको कहते हैं, मुंगेर के ही कारीगर। दमदम बुलेट क्या होता है? दमदम बुलेट ये लगने के बाद एक्सप्लोड कर जाता है बॉडी में। 2 अलग अलग हिस्से होते हैं, उन्हें जोड़, देखिए ये बुलेट है। ये जो यही इंटर करता है और इसी से लोग मरते हैं। अच्छा। तो इसी को हॉलो कर दिया मुंगेर के कारीगर ने, और इम्पैक्ट पर वो फैल गया मजरूम कैसा। जब वो कहीं लगा, कहीं निशाने पे लगा जी। तो उससे बड़ा होल होता है, पेन ज़्यादा होता है, स्टॉपिंग पावर होता है। ये दमदम बुलेट इसीलिए नाम पड़ा है। दमदम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, मुंगेर से ही कारीगर वहाँ गए थे। उन लोगों ने ही अफ़गानी लोगों के ख़िलाफ़ में वो दमदम बुलेट का इस्तेमाल किया, बना करके 303 राइफ़ल को ही अमेंड करके और वो बनाया, और अफ़गान वार में इस्तेमाल हुआ। वो मुंगेर का ही देन है। तो पोटेंशियलिटी तो मुंगेर को था पहले से। इस आप ब्रिटिश अफ़गान युद्ध के दौर की बात बता रहे हैं? हाँ। अच्छा। वो पोटेंशियलिटी को जो है सो मीर कासिम ने भंजाया। तो पहले मुंगेर में, हटिया में, जब लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं था तो मजल लोडर बंदूक बिकता था। मजल लोडर क्या होता है? मजल लोडर में देखिए ये बंदूक हुआ कि ये ब्रिज लोडर गन कहलाता है। ये लोडेड नहीं है ना? ना। यहाँ से जिसमें गोली लोड होती है
यहाँ से, वो ब्रीच लोडर कहलाता है, जिसमें यहाँ से गोली या माने पाउडर और बुलेट लोड होता है, दैट इज मजल लोडर। तो पहले मजल लोडर बनता था, लेटर ऑन डेवलपमेंट हुआ और ये ब्रीच लोडर वगैरह बना। अच्छा, मजल लोडर पहले के दौर का है, पहले के और दौर ब्रिज लोडर जो आप बता रहे हैं, ब्रिज लोडर बाद का, उसका आधुनिक रूप है। वो एंटिक है, वो म्यूजियम का ही चीज़ हो गया है अब, और कुछ नहीं। अच्छा, तो वो बनता था। और मीर कासिम ने, देखिए यहाँ का मोहल्ला का भी नाम जो है ना, बंदूक के पाट पुर्जा पर है। हाँ मैंने ये पढ़ा है। हमारा ही तोपखाना बाजार है, एक कोई बेलन बाजार। बेलन बाजार, जी। बेलन जो होता है मजल लोडर में, जो रॉड होता है जिससे बारूद भरा जाता है, प्रेस करते हैं। हाँ, और तोपखाना में भी जो दिया जाता है बारूद और ऊपर से ठोका जाता है, वो बेलन कहलाता है। तो वो बगल में बनता था, हमारे घर के ठीक बगल वाले एरिया में। बेलन बाजार आपके घर के पास? अब हमारे घर के सामने में जो जंगल ऐसा है, हाँ। उसको चुआ बाग कहते हैं। चुआ एक लकड़ी होती है जो कि जिसके तने से कुछ पीछे हाँ, का हिस्सा इससे बनता बट बनता है। ये बट है, ये चुआ के लकड़ी से बनता था। अब चुआ का लकड़ी खत्म हो गया, खत्म हो गया। पहले यहाँ काफी बहुतायत में होता था, वो लगाया गया था, इसीलिए उसका नाम चुआ बाग पड़ा। कहीं तोपखाना बाजार है, कहीं कुछ है, अब तो नाम चेंज कर रहा है, लेकिन वो कुछ तो नाम है अभी भी। हम खंगालते रहते हैं इसको, थोड़ा हमको इंटरेस्ट है। हम नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। जी, आप शूटर रहे हैं नेशनल लेवल, नेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं। यूट्यूबर भी हैं आप? हाँ, यूट्यूब में भी केवल हम बंदूक का ही बनाते हैं। अच्छा, ये आप टेक्नोलॉजी पर ही बनाते हैं। आपके इस दिलचस्पी के बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा मुंगेर को समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। ये आपने बताया कल्चर कहाँ से आया। हमने ये भी पढ़ा है कि मुंगेर में हथियार रखने की भी जो प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, वो काफ़ी रही है। तो क्या ये जो आर्म्स की हिस्ट्री रही है, आर्म्स मेकिंग की हिस्ट्री रही है, इसी वजह से ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ जंगल काफ़ी हुआ करता था और ये वाइल्ड लाइफ का खजाना था ये जंगल। तो स्वाभाविक है, शिकारी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा थे और उस ज़माने में फ्यूडल कल्चर था। इंटरटेनमेंट के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर हंटिंग था, तो लोग शिकार खेलते थे। उसके चलते आर्म्स का कारोबार हुआ। यहाँ से लेके गया तक जो है सो शिकारी लोग काफ़ी हुआ करते थे। बिहार में यहीं शिकारी ज़्यादा थे, तो इसके चलते वो कल्चर डेवलप किया। अच्छा, लीगल से इलीगल है ना, वो जो वो आया, शिफ्ट आया। आप कह रहे हैं कि लीगल नीचे चला गया। हमने सुना कि शायद 12,500 जो यहाँ फोर्ट एरिया मुंगेर में किला है, किले के अंदर एक साथ करीब 37 फैक्ट्रियाँ हैं जिन्हें होम मिनिस्ट्री से परमिशन मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है। देश में शायद कुल 97 के करीब ऐसी गन फैक्ट्रीज़ हैं प्राइवेट जो लाइसेंसी हैं, और अब उनमें से कई जो हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। लाइसेंस नए जारी नहीं होते, शायद डीएम के ऑफिस से होते हैं नए लाइसेंस जारी। वो प्रक्रिया एक तो काफ़ी भारी भरकम है, बहुत लंबी है, और वो एक लिमिटेड समय में पूरी होनी होती है सारी कार्रवाई, लेकिन उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता है और सरकार इच्छुक नहीं है, प्रशासन इच्छुक नहीं है लाइसेंस जारी करने के। तो इसको भी एक वजह माना गया क्या? हम बता देते हैं, थोड़ा बोलेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं बोलिए। भारत को जो आज़ादी मिली थी तो अंग्रेज के साथ एक शर्त था, इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी 1956 के मुताबिक यहाँ कोई भी प्राइवेट पार्टी हथियार नहीं बनाएगा। तब जो है उसका तो जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा। इसलिए रहेगा कि जैसे ढाका का मलमल मर गया, कहीं मुंगेर का हैंडमेड बंदूक भी मर नहीं जाए, क्योंकि वो जनरेशन से बनाते आ रहे हैं। इसके लिए वो रहा और ये कल्चर बंद कर दिया गया। इसमें मनसा जो अंग्रेज लोग हमको दिए थे, उसकी मनसा थी कि ये हथियार बनाएगा तो साला तेज हो जाएगा, ये हमरे ऊपर पर चढ़ सकता है, बदला ले सकता है। तो इसके अफसर तो उस समय में इसी का था, कान फोड़ करके ये डाल दिया। आज स्थिति ये है कि अरब कंट्री से कराकल, यूएई का कंपनी है कराकल,
लोकल कंपनी है, उससे हम बंदूक खरीद रहे हैं अपने फौज के लिए। ये शर्म की बात है कि 70 साल हो गया हम पिस्तौल बनाना नहीं जानते हैं। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पिस्तौल बनाने का सलाहियत नहीं है। जो बन रहा है वो किसी कंपनी का फोटोस्टेट है, अगली फोटोस्टेट है, नॉट फोटोस्टेट, अगली फोटोस्टेट, खराब रेप्लिका, खराब उसकी प्रतिकृति बनाने की अगली अगली। अब उससे भी बदसूरत गंदा कह बात हो रहे हैं सकता है, लेकिन इस जी, फॉर्म पर बोलना उचित नहीं है। तो ये जानबूझ करके, और इसमें उस समय से लेके अब तक के राजनेताओं की भी यही मंशा थी, क्योंकि फॉरेन से खरीदेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा चीन वाला बांस करेगा, पाकिस्तान करेगा, तो फॉरेन से खरीदेंगे तो उसमें लंबा मालमारी होगा, कमीशन। क्योंकि इसमें तो कोई कॉन्फिडेंशियल के नाम पर कोई पूछ नहीं सकता है, बोफोर्स होगा, ये होगा, वो होगा, मालमारी होगा। इसके लिए नोइंगली यहाँ के इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। अच्छा। बाद में जब देखा कि अब तो स्थिति गंभीर हो रही है, तो एक अमेंडमेंट किया गया कि भाई प्राइवेट पार्टी भी आओ। लेकिन वो अमेंडमेंट में भी इतनी बेईमानी है, इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है कि वो टाटा बिरला ही बना सकता है, दूसरे पार्टी को औकात नहीं है घुसने का। और टाटा बिरला जो है सो हवाई जहाज़ बना करके अरब में नहीं बेचेगा जो आपका बंदूक पिस्तौल बनाएगा। अब राइफल खरीद रहे हैं अमेरिका से। शर्म की बात है कि अरब कंट्री से हम ले रहे हैं कराकल का कार्बाइन, चिया। इससे बढ़ के शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती? यहाँ के कारीगर को एक्सप्लॉइट कीजिए। हमें बताइए, जैसे आप क्राफ्टमैनशिप की बात कर रहे हैं, मुंगेर के कारीगरों की बात कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियों को, मतलब कई जनरेशन से उनको सिवाय बंदूक बनाने के और कुछ नहीं आता, यही उनकी रोज़ी रोटी है, यही उनकी कलाकारी है। क्या है ऐसा जिसके बारे में आपको लगता है कि वो कम्पीट कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले? क्या ख़ास है इन कारीगरों में? यहाँ के कारीगर में एडुकेशन नहीं है। अगर यदि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भारत में गन स्मिथिंग की पढ़ाई नहीं है। संपूर्ण विश्व में ये कोर्स है, भारत में इसकी पढ़ाई नहीं है। इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा? 1.25 अरब पॉपुलेशन का डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसका कि हर जगह दुश्मन है। नया दुश्मन नेपाल हो गया जो कि हमारे पैसे पर है, वो भी इसका दुश्मन है। उसके यहाँ गन स्मिथिंग की पढ़ाई नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको एक बात आश्चर्य लगेगा, ये पंप एक्शन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। ये डिजाइन जो है सो चोरी किया हुआ है, मॉसबर्ग 500 का। मॉसबर्ग 500 कहाँ की कंपनी है? कंपनी है। अच्छा। ये डिजाइन उसी का चोरी किया हुआ है। अच्छा। माने हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, ये चोरी किया हुआ है, क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं लिया है बनाने के लिए। उसी में थोड़ा बहुत मुर्गी बत्तख बना करके चेंज कर दिया है कॉपीराइट से बचने के लिए। और इससे बढ़िया आपका नेपाल बना रहा है। इससे बढ़िया नेपाल बना रहा है। ये कहाँ बना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो जबलपुर वाली बनाती नहीं, ये सब जगह बनता है। अच्छा जी जी। ये फौज को भी देता है और इधर पब्लिक को भी दिया है। और इससे बढ़िया नेपाल बनाता है। नेपाल भी अपने पुलिस को दे रहा है, वो अपना फैक्ट्री बैठाया है। होम ग्रोन इंडिजिनस बना के, इंडिजिनस वे में उसने खरीद करके और अपना एक उसका सुंदरी नाम करके है फैक्ट्री, वो पुलिस को और फौज को दे रहा है। और हम विदेशों से खरीद रहे हैं, इसीलिए कमीशन ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अगर यदि भारत के सेना को कोई बर्बाद कर रहा है तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये बंदूक हम प्राइवेट फैक्ट्री से खरीदेंगे, वो 20,000 रुपया में देगा। और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सेना को सप्लाई देगी वो 70,000 75,000 में देगी। क्यों? ये लागत मतलब कॉस्ट का ये फर्क? हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले एक आदमी से बात किए थे, बोला हमारा ओवर हेड एक्सपेंडिचर 300% है। अरे जैसे कंपनियों की अपने तनख्वाह काम किया चल दिया, जैसे वेतन देती हैं कंपनियां, तो एक सीटीसी होता है और एक एक्चुअल सैलरी होती है। क्या ये ऐसा ही सीटीसी जोड़ के? नहीं ना, ये मैंने सोचिए, एक कॉम्बैट ड्रेस बनाने में प्राइवेट कंपनी से लेंगे तो 10 से 1500 रुपया में होगा, ये 3,000 में देता है फौज को। ज़्यादा लागत से वही सामान। हाँ, मतलब सामान आपका प्राइवेट फैक्ट्री भी सेम देगा, जैसा स्पेसिफिकेशन दीजिएगा वैसा देगा। लेकिन ये चूस लिया है, बर्बाद कर दिया है भारत को। सिस्टम बर्बाद करने का बनाया। आपको
जो है सो इस ढंग से बना दिया है कि बोलने की बात नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा अपने सवाल पर आऊँगी कि मुंगेर में आप रहते हैं, ठीक है, मुंगेर की इतनी रिच हिस्ट्री रही है इस काम में, क्या है? आपने कहा हमारे यहाँ गन स्मिथ की पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये लोग पीढ़ियों से अपने बुज़ुर्गों से वही कला लेते हुए, उसमें थोड़ा थोड़ा सीखते हुए ये लोग आगे बढ़ते आए हैं। क्या खासियत है इन कलाकारों की, आप बता पाएंगे क्या? देखिए, ये कलाकार लोग अपने काम के प्रति ईमानदार है। जानकारी इन लोगों को नहीं है, मेटल की जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, बैलिस्टिक साइंस की जानकारी नहीं है, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस है पीढ़ियों से, जो उसके डीएनए में रचा बसा है, उसके आधार पर ये लोग बंदूक बनाता था। तो इधर लाइसेंस मिलना बंद हो गया है। उसमें हुआ है क्या कि बीच का जो दौर था, उस समय में मालमारी किए हैं बहुत लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसके चलते बहुत बदनामी हो गई, क्योंकि लाइसेंस देने वाला डीएम जो है सो मालमारी करता है। तो जो अच्छा डीएम था वो लाइसेंस देना बंद कर दिया, और ये तमाम जगह हुआ। अब जम्मू कश्मीर में ही देखिए, करीब करीब 3 लाख लाइसेंस जारी हुआ, तो उसमें फौजी को ही दिया गया। कुछ मालमारी हुआ, सीबीआई का इंक्वायरी है, एक आध डीएम जेल में है, उस जो रिटायर कर गए हैं। तो वो सब सुनने के बाद कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, आपका भलाई उलाई विवादों से बचने के लिए, सवालों से, काहे हम देंगे, नहीं देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? इंडस्ट्री मर गई। यहाँ 36 फैक्ट्री था, 12,000 बंदूक बनता था। दूसरी बात यह है कि ये लोग अपने कारण से भी मरा है। जैसे क्या हुआ? जैसे आप एम्बेसडर का मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो आपका कौन खरीदने के लिए बैठा हुआ है? अभी चाहिए मारुति, चाहिए स्कोडा, चाहिए BMW चाहिए। ये लोग तो वही एम्बेसडर पुराने मॉडल, ये लोग साइड बाय साइड वाला बना रहा था, वो एक्चुअली हंटिंग वेपन है। अब हंटिंग के प्रति शौक लोगों को रहा नहीं। स्पोर्ट शूटिंग करते हैं तो वो उसके लिए पंप एक्शन चाहिए या ओवर अंडर चाहिए, ये सलाहियत इसको है नहीं। 2 आदमी को हमने टेक्नोलॉजी इसका बताया है तो वो बना रहा है, लेकिन फेल्योर है। 2015-2016 में दिल्ली के तब कमिश्नर हुआ करते थे नीरज कुमार, उन्होंने कुछ हथियार मिले थे जो शायद पुणे ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। तो उसमें कुछ हथियार पकड़े गए थे, और वो जब लिंक खोजा गया तो पता चला वो मुंगेर हैं, मुंगेर में बने हुए हैं। फिर उन्होंने एक, बस अपनी बात पूरी कर लूँ, वो फिर उन्होंने एक स्पेशल सेल को जांच का जिम्मा दिया था। फिर पता चला कि 4-5 साल उस समय जो भी ज़्यादातर अपराध हो रहे थे, है ना, इंडियन मुजाहिदीन और इन सब के पास भी मुंगेर के बने हथियारों की सप्लाई आतंकवादी ग्रुप से लेकर लुटेरे, जो बाकी क्रिमिनल्स हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के हों, है ना, यूपी में मेरठ के इधर के हों, और भी हिस्सों में हों, ये इधर से मुंगेर से लगातार लिंक जुड़ता रहा। फिर गौरी लंकेश का मर्डर हुआ जब, तो फिर बाद में खबर आई कि वो जो बंदूक का इस्तेमाल हुआ था वो भी शायद मुंगेर में बनी थी। ये भी पता चलता है कि नक्सल जो हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर भी अभी कई इलाकों में हैं, तो उनको भी सप्लाई का जो है वो, ये जो अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है मुंगेर की, ये है इसका लिंक, इसके बारे में क्या? देखिए, मुंगेर में जो लीगल बनाने वाले हैं, उसको जो पिस्तौल और AK-47 बाहर में बनता है, फैक्ट्री के बाहर में, ये लोग जो लीगल कारीगर है ये खोलना भी नहीं जानता है, क्योंकि इसका एक अपना सेटअप है, इससे अलग वो बना ही नहीं सकता है। जो उसका स्टीरियोटाइप चला रहा है वही चला रहा है। बाहर जो बनाते हैं वो सब चीज़ बना लेते हैं, उसको पढ़ाई नहीं है। जैसे राइफलिंग वो नहीं कर सकता है बैरल में प्लेन, लेकिन मर्डर तो हो जाएगा। आदमी का जान का कीमत क्या है? शूटिंग उससे नहीं होगा, रिलायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हो तो जाएगा। तो मुंगेर पुलिस इतना ज़्यादा रगेदम रगेदी किया है कि अब ये लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया है, असेंबलिंग हो रही है। अब बंगाल से आता है ऑटोमेटिक पिस्टल का पार्ट्स, वो यहाँ असेंबलिंग होता है, और जबलपुर और साइड से आता है AK-47 का पार्ट्स, वो यहाँ तैयार होता है और वो यहाँ से
अपराधी को जाता है। यानी AK-47 और बाकी तमाम देसी कट्टा कुछ भी खोजिए मुंगेर में आपको सब मिल जाएगा। एक चीज़ आपने कही असेंबली वाली, ठीक है, असेंबलिंग होती है, अलग अलग पार्ट्स आते हैं। हमने सुना गंगा में अलग अलग जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, खादर बने, दियारा खादर जो बने हुए हैं उसमें, जंगलों में ये असेंबलिंग का काम होता है। क्या असेंबलिंग का सेंटर बनने के पीछे भी ये है, जैसे पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की, पकड़ा पकड़ी हुई, लेकिन अभी भी असेंबलिंग का काम हो रहा है, क्या इसकी वजह ये है कि मुंगेर में जो नेटवर्किंग है ना, जो क्लाइंट बेस है वो बहुत स्ट्रांग है और इतना अगल बगल के एरिया में नहीं है, इसलिए बहुत कुछ करने के बाद भी असेंबलिंग वाली चीज़ नहीं रुक पा रही? हाँ, हम कारण आपको बता दें। आपको पीतल का बर्तन खोजने के लिए अगर यदि कहा जाएगा तो आपका आगरा का नाम याद रहेगा। चूड़ी जो आप पहनते हैं वो मैं कहाँ, तो आगरा में बनता है। तो पटाखा कहाँ बनता है, तो शिवकाशी में बनता है। अब वहाँ बंद भी करवा दीजिएगा तो व्यापारी वहीं जाएगा। एक लिंक बना हुआ है। अब व्यापारी आ रहा है और अब तो हमने कुछ स्मगलर से पूछा है। बातचीत हुई है आपकी स्मगलर से? अच्छा, यकीन करते हैं आप पर? बात बताते हैं आप? नहीं, हम पूछ लेते हैं क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। तो उससे हम पूछे, जुड़े हुए हैं जो आपने कहा, मैं पूरी बात कर दूं वरना दर्शक कहीं समझेंगे स्मगलर से जुड़े हैं। वो कह रहे हैं आप स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता भी करते हैं, आपका ये कहना था? हम जर्नलिस्ट भी हैं। तो हम एसपी के सामने में उससे पूछे, कह रहे ये तुम जो इतना इतना लेके जाते हो, और यूपी का बहुत इंटीरियर का था, ये कौन खरीदता है? तो वो बताया कि देखिए जो छुटभैया क्रिमिनल होता है वो मुंगेर वाला लेता है, बाकी तो पंजाब से वो लोग लाता है, वो मेड इन चाइना बॉर्डर टप के आ जाता है, वो लोग बड़ा वाला रखता है। ये छुटभैया लोग 10-5% लेता है, बाकी किसान लेते हैं। उसको लाइसेंस में इतना तंगवाही किया जाता है, एक तो लाइसेंस मिलता नहीं है, वो रात को खेत में क्या करेगा? उसको सुअर से भी खतरा है, चोर से भी खतरा है, सांप से भी खतरा है, तो उससे बचाव के लिए वो ही एक रखता है। सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है सब चीज़। अब बोलिए मन 20-25% ही अपराधी के हाथ में जाता है, 80% जाता है किसान के पास में, एक शहरी मध्यम वर्गीय के पास में। कि एक घर मकान 20 लाख का बना लिया, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, तो वो एक तो 10-20 हज़ार का खरीद लिया, कहीं वो छिपा के रख दिया। और जब कुछ करेंगे तब ना पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी, ऐसे काहे पड़ेगी? इन केस इमरजेंसी आया तो जब जा रहे हैं तो चला देंगे। तो ये स्थिति है। आपके शहर के कौन से इलाके हैं जो ऐसे चिन्हित इलाके हैं, बड़े कुख्यात इलाके हैं? हमने सुना है कि पुलिस भी वहाँ नहीं जाती है कई बार, पहले एक दौर था आपके यहाँ। बरदा उर्दा वाला एरिया है, बरदा वाला एरिया है कुछ, अब तो जंगल में शिफ्ट किया है। वो नक्सली लोग अपना हथियार उससे रिपेयर करवाता है और उसको जो है सो प्रोटेक्शन देता है। नक्सली इसका हथियार नहीं खरीदता है, वो पुलिस के छीने हुए हथियार से लड़ता है। लेकिन वो जब ख़राब वगैरह हो जाता है तो उसका रिपेयर इन लोगों से करवाता है और इन लोगों को संरक्षण देता है। और जैसे एक्साइज ड्यूटी होता है ना, तो पर पिस्तौल वो लोग भी एक्साइज ड्यूटी और ये GST वगैरह लेता है नक्सली लोग। इससे 500 रुपये 1000 रुपया जो भी हो, और अपने संरक्षण में बनवाता है। सब जंगल वगैरह में बार बार रेड होता है, पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ती है, आपने कहा। इसी प्रकरण से, इसी बात से याद आया, नवंबर 2018 में मुंगेर का नाम पूरे भारत में आया था। NIA वो केस हैंडल कर रही है। आपके जमालपुर इलाके में 3 AK-47 पकड़े गए। उसके बाद मुंगेर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, कहीं किसी कुएं में, कहीं किसी और जगह पर, और भी कई AK-47 मिले। पता चला कि जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ से गायब हुए थे, कुछ लोगों की मिली भगत थी, वो ये इधर आए थे। तो कुछ पता है क्या उस प्रकरण के बारे में? देखिए ये तो एक सोर्स है, जबलपुर से गायब पार्ट्स वहाँ से आता था। कुछ पार्ट्स आता था, वहाँ का एक दो बेईमान देशद्रोही था, वो कुछ पार्ट्स वहाँ से निकालता था और उस पार्ट्स को ये लोग जोड़ के बना लेता था। और ये कारोबार जमाने से चला आ रहा है, जमाने से चला आ रहा है। अरे जबलपुर बंद हुआ तो इच्छापुर चालू हो जाएगा, इच्छापुर बंद हुआ तो चंडीगढ़ चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, पानी निकलने के लिए अपना रास्ता खोज लेती है,
सब बंद हो जाएगा इंडिया का तो पाकिस्तान चालू हो जाएगा। देने के लिए तो बैठा हुआ है। यहाँ से तो हमने सुना कि मुंगेर से बांग्लादेश और नेपाल की साइड भी सप्लाई होते हैं। मुंगेर से बंगाल में, बंगाल गवर्नमेंट यहाँ भारत सरकार को लिखा पढ़ी की थी, वो रिपोर्टिंग हमारे पास में कहीं होगा, हम रखे हुए हैं। मुंगेर का हथियार वहाँ जाता है लोकल अपराधी के हाथ में। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ सोफिस्टिकेटेड भी आता है। एक आर्म्स का डीलर था, मर गया, नागालैंड में उसका दुकान था, उस पर मुकदमा भी चल रहा था यहाँ, लेकिन वो मर गया। इतना टेंशन में कैसे कोई बचेगा भला, माने नॉर्मल मैन तो बच नहीं सकता है। तो वो देखिए, म्यांमार में एक सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट जो है सो वहाँ से जो पुलिस कंडम हथियार होता है उसको नीलाम कर देती है। कुछ तो सरकारी एजेंसी लेता है जो बढ़िया है दूसरे कंट्री का, और कुछ जो है सो रद्दी फद्दी होता है तो उसको ये सिंडिकेट उठा के ले आता है और यहाँ से जाता है, मुंगेर आ जाता है, यहाँ रिपेयर होकर के वो फिर चला जाता है। एक बार हम दो माने बहुत कॉस्टली रिवॉल्वर हम रूगर का देखे थे, मुफस्सिल थाना में रिकवर हुआ था। कितना कॉस्टली होता है वो कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए का था। वो म्यांमार सिंडिकेट वाला सभी था। एक का सिलेंडर फटा हुआ था, एक का बैरल फटा हुआ था, दोनों यहाँ रिपेयर होता। उसके बाद वो मार्केट में मेड इन यूएसए बिकता, सब मार्किंग वगैरह सब चीज़ वही था। और या होगा भी, अभी भी रखा हुआ, खोजा जाए तो यहाँ तो एक ट्रक होगा सीजर। आपका ये हथियारों का शौक कब शुरू हुआ? देखिए, हमारे ग्रैंडफादर ही शिकारी थे, फादर भी शिकारी रह चुके हैं, मुंगेर राइफल एसोसिएशन के संस्थापक भी रह चुके हैं। हमको प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये असली हिरन की सींगे हैं। नहीं, ये है असली, लेकिन हमारे पिताजी का मारा हुआ है, लीगल है ये 45 साल 50 साल पहले। अब तो आप तो नहीं मारेंगे ना हिरन? नहीं, हमको कागज में छेद करने का शौक है। उसमें कागज, अच्छा, जो टारगेट जी, टारगेट शूटिंग का हमको हॉबी है। ये तो उन लोगों के वजह से गन कल्चर था और शूटिंग में हमको इंटरेस्ट था। तो करते करते जो है सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीते, स्टेट लेवल पर जीते, फिर नेशनल लेवल पर जीते। अब बूढ़ा हो गया, बैठ गए। अच्छा, अगर आपको लगता है प्रश्रय मिलता, कुछ और सपोर्ट मिलता, ट्रेनिंग बढ़िया होती तो आगे जा सकते थे? ओलंपिक का मेडल तो हमारे टेबल पर रहता। इतना कॉन्फिडेंस है आज के डेट में भी, आज के डेट में भी। हालांकि तो हमारी 67 की उम्र है, लेकिन हमारे एज ग्रुप के, वर्ल्ड के कोई भी शूटर हों, हमारे एज ग्रुप के आ जाए मैदान में, हम ये चैलेंज कर रहे हैं। हमारे एज ग्रुप का नया लड़का से हम उसके आँख का मुकाबला कर लेंगे। हमारा तो हाथ अब कपता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे एज ग्रुप के हुएवर में भी आ जाएं। अब एक थोड़ा संक्षेप में आप बता सकें मेरे लिए, तो ये आपको पता है ये पहली बार है जब मैं अपनी आँखों से असली ये जो भी है राइफ़ल है या पिस्टल है ये देख रही हूँ, मुझे नहीं फ़र्क मालूम है। जी, आप मुझे थोड़ा बताइए। ये ऑटो पिस्टल है। ऑटो पिस्टल? हाँ। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है? ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। ये ब्राउनिंग और कोल्ट का चोरी किया हुआ है। अच्छा, कोल्ट का नाम सुना है मैंने शायद। ये इसका मैकेनिज्म कोल्ट का है और बॉडी जो है 1910 ब्राउनिंग का कॉपी है। इस पे मुझे कुछ नंबर भी दिख रहा है, ठीक है? ये हमारा ये जी, आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि लाइसेंस पर दर्ज रहता है। ये एक बार थोड़ा दर्शकों को कैमरे की तरफ दिखा सकें क्या? ये ऑर्डिनरी हर है। इसकी जैसे हमारा परिचय पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, क्या ये इसकी मार्किंग है कि इससे आपको ट्रेस कर लिया जाएगा कि फला आदमी
का है ये हाँ, क्या नंबर होता है? कहीं 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 भी ट्रेस हो जाएगा, इसको मिटाया नहीं जा नहीं सकता। सवाल ही नहीं है। अच्छा, और ये जब इसको मिटाएंगे तो यही मिट जाएगा। ओहो, और ये जो आप जब लाइसेंस लेते हैं तब जब हथियार आप खरीदते हैं और जो आपका लाइसेंस होता है, पहले आप लाइसेंस लेते होंगे तब हथियार खरीदते होंगे, तब ये दर्ज होता है उस पर? उसमें दर्ज होता है, उसके बाद ये दर्ज ही नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, उसमें दर्ज रहता है कि हमारे पास में आज के डेट में कितना गोली है, कितना हथियार है, इसका नंबर क्या है। एक बार फिर से लौटते हैं इस पर, ठीक है। वो क्या है, वो क्या कहलाता है जिसमें कुछ बुलेट लगे हैं? ये इसको मैगजीन बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितनी गोलियां होती ये हैं? इसमें तो 8 गोली लोड होता है। अच्छा, जैसे फिल्मों में देखा है मैंने कि एक पिस्तौल होती थी, उसमें 6 गोली चलाते थे, वो रिवॉल्वर। अच्छा, उसमें अभी भी 6 ही गोलियां होती हैं, खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है। इसमें ये एक्स्ट्रा होता है, इसी को उसके अंदर फिट करके चलाते हैं ना? लोड बिना लोड के ही अच्छा, ये आपके पास कितनी गोलियां हैं इसका भी हिसाब होगा? ये गोलियां ये सब का हिसाब है, हम बल्कि थाना को भी हिसाब है कि आज के डेट में हमारे पास में कितनी गोलियां हैं। अच्छा, तो ये लोग जो सेलिब्रेटरी फायर करते हैं बारात में, इस सब में, उनका कोई हिसाब किताब नहीं लेता? वो गुंडा लोग करता है, कावड़ लोग करता है, समाज का दुश्मन, वो वर्चस्व दिखाता है, अगल बगल लोगों को डराता है, ये गलत है। अब तो खैर पनिशमेंट उसमें हो गया है, लेकिन अभी भी चलता है। लेकिन चुरा के करेगा, लेकिन यहाँ वीडियो वगैरह हो जाता है ना, तो बहुत पर मुकदमा हुआ है, लाइसेंस सीज हुआ है। ये कारतूस जो बुलेट्स हैं, क्या बुलेट से भी आपको ट्रेस किया जा सकता है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेस हो जाएगा। कैसे? अगर यदि अब फॉरेंसिक साइंस की बात बताते हैं, यह बुलेट हमारे शरीर में है, हाँ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने निकाल लिया, हाँ। तो बुलेट के ऊपर पर एक राइफलिंग मार्क होता है। ये जब निकलता है तो राइफल अपना मार्क छोड़ता है मार्क क्या उसके छोड़ता ऊपर? है। अच्छा। वो मार्क आइडेंटिकल होता है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, हाँ। वैसे ये मार्क इसका आइडेंटिकल होता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपका पिस्तौल लेगा और जो डिसीज्ड है उसका बॉडी से रिकवर्ड बुलेट लेगा और कंपैरिजन माइक्रोस्कोप पर कंपैरिजन करके बता देगा कि ये गोली फलाने बाबू के पिस्तौल से चली है, और वो एविडेंस एडमिसेबल है, उसमें तो फांसी लगना ही लगना। और मतलब इसी मॉडल, सेम मॉडल, इसी बंदूक से वो गोली चली नहीं, सेम मॉडल के जो भी है पिस्तौल है, ये जो भी है पिस्टल है, इससे मतलब निकले अलग अलग, इसी सेम मॉडल में उसके ऊपर अलग अलग बुलेट्स, मतलब अलग अलग मार्किंग होगी। निश्चित जैसा एक पिस्तौल का मार्किंग दूसरे से नहीं मिलेगा, जैसे एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें भी वही, ये बहुत कमाल का चीज़ है। ये हमें फॉरेंसिक साइंस का ये बहुत। सेकंड नंबर पर जो चीज़ रखी है वो क्या चीज़ है? बंदूक का। ये तो आपने हमें बताया, क्या नाम बताया था इसका? दोबारा रिपीट करेंगे? इसको बोलते हैं पैलेट गन बोलिए, या पंप एक्शन गन बोलिए, या रिपीटर बोलिए। इसका क्या काम होता है? ये कैसे इस्तेमाल होता है? ये एक्चुअली ये होम डिफेंस और स्कीट शूटिंग जो होता है उसके लिए काम में आता है। स्नाइपर होता है क्या ये स्नाइपर नहीं है, ये मॉब कंट्रोल के लिए है, या चोर डकैत घर में हमला किया तो क्या रेंज होती है इसकी? इसका रेंज अगर यदि इसमें ये शॉटगन तो है ही। अमितेश जी का सवाल था कि क्या है शॉटगन है? अच्छा, हाँ, ये शॉटगन ही है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है? ये रेंज, इसमें अगर यदि राइफल स्लैग चलाएगा तो वो 200 मीटर तक आदमी को लगेगा तो मर जाएगा। और आपकी छोटी वाली उसका क्या रेंज है? इसका रेंज जो है 125 मीटर। 25 मीटर। हाँ। बीच वाला बताइए, बीच ये वाले ये जी, ये इसका रेंज 50 मीटर। हाँ। ये क्या चीज़ है? राइफल है, ये भी राइफल है। अच्छा, वो पुरानी वो जरा दिखा सकते हैं? काफ़ी भारी होगी ये तो। ये शूटिंग के लिए है। हाँ, मैं एक बार समझने, आप लोड नहीं है ना? ना। और ये लाइसेंस ही है आपका? नहीं सब। ओह, मेरा ये हाथ तो गया ही नहीं। बहुत भारी है यार, ये बहुत भारी नहीं रहेगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगा ना। मैं ये सोच रही हूँ कि इसको उठा के
और निशाना चलाना, ये 12 घंटा रहता है मैडम हाथ में, ये कोई वैसा कुछ नहीं है। ये इसका वजन मेरे ख्याल से 10 किलो तो आराम नहीं से नहीं नहीं होगा। नहीं 4-5 केजी है। ये मुझे बहुत भारी लग रही है। 5 किलो सब्जी उठाने में तो उतना नहीं लगता। 5 किलो का 5 केजी है, 5 केजी है। इसमें वेट हम दिलवाए हैं। ये क्या है? 10.9। 10.9 ये हम लोगों का मार्क्स का सिंबल है। अच्छा अच्छा। हाईएस्ट स्कोर यही होता है 10.9। अब ये बताइए, डबल बैरल क्या होता है और सिंगल बैरल क्या होता है? इसी में 2 नाल रहता है। ये डबल बैरल है। नहीं नहीं ये तो मतलब पंप एक्शन है, ये डबल, ये अलग चीज ही है। अच्छा इसी में डबल रहता है। अच्छा, उससे एक साथ 2 गोलियां निकलती हैं क्या? बारी बारी से बस 2 ही, लेकिन इसमें तो 5। ओके अच्छा। एक और चीज़ होती है, कई बार हम पढ़ते हैं कि पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 0.235 बोर समथिंग, वो क्या बुलेट का होता है? डायमीटर है, जैसे अच्छा, बता। बुलेट का डायमीटर। अब इसका देखिए, इसमें कैमरा में शायद आ जाए, माइक्रो लेंस का यूज कीजिएगा तो मुश्किल है। क्या लिखा है? मुझे तो उसमें 7.65 लिखा होगा। हाँ 7.65। अच्छा ये डायमीटर से इसका मेजरमेंट होता है, और ये टाइप ऑफ बुलेट है। टाइप ऑफ बुलेट। हाँ जैसे ये 12 बोर कहलाता है। अब 12 बोर का भी डिफिनीशन है। 1 पॉइंट लीड को 12 गोला में कन्वर्ट किया जाए, और उसका जो ओडी होगा, ओडी माने आउटसाइड, आउटसाइड, उसका जो मेजरमेंट होगा दैट इज बोर। अगर यदि 1 पाउंड लीड में 12 गोला बना और उसका मेजरमेंट 729 होता है, 12 गोला का लेड का वजन, तो वो बोर कहलाया। 16 बॉल बना, उसका ओडी लिया गया तो 16, 20 बना तो 20, ये मेजरमेंट होता है। तो आप एक इंसाइक्लोपीडिया हैं आर्म्स में। सही परिचय दिया गया था हमें आपका कि मतलब मैं जैसी हूँ, मैं मतलब बहुत बेसिक सी भी चीज़ें मुझे बस इतना पता है था कि एक पिस्तौल होती है और वो राइफ़ल होती है, एक मशीन गन ढाई चलती है। बाकी मुझे बस मैं पढ़ती थी इतना। ये बैट और बॉल से बेसी इसकी अहमियत नहीं है। ये डिफेंस उफेंस की बात जो लोग बोलता है ना, बस झूठ बोलता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके पास में मशीन गन ही कमर में खोता, पीछे से ट्रिगर दबा देगा, कहाँ बचिएगा? आप निकाल के मार भी नहीं सकते। वो डिफेंस उफेंस का जो है सब चौचलाबाजी है। ये शौक से रखने का चीज़ है। बंगला है, गाड़ी है, तो बंदूक भी है। स्टेटस सिंबल, बस स्टेटस सिंबल और स्पोर्ट्स। जी आप शूटर हैं। कोई कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। डकैत आएगा, हम चलाएंगे तो पहले हम जेल जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। मुंगेर की घटना है। हम आप ये कीजिए, एक हमारे मित्र, हमारे राइफल क्लब के मेंबर थे, 80 साल के बूढ़ा, उनके घर पर डकैती हुई। उन्होंने 2 डकैत को मार के गिरा दिया। 80 साल का बूढ़ा, यही राइफल था, .22। पीएन मिश्रा उनका नाम है, जीवित ही हैं। 2 बार उनका हार्ट सर्जरी हो चुका है। उसके बाद भी 2 डकैत को मार के गिरा दिए। मुंगेर का पुलिस अधीक्षक पी कन्नन था। वो बोले कि तुम क्यों मार दिया, बुढ़ा हो के जवान को क्यों मार दिया? अरे डकैती करने के लिए आया। और हम क्या बोले, आप महिला हैं, आपके सामने में बोलने में भी शर्म लगता है, लेकिन जो है उस डकैत के पॉकेट से कंडोम निकला, डेड बॉडी से। और तब यहाँ का एसपी पी कन्नन बोलता था क्या कि हैं तुम बुढ़ा होकर मार दिया जवान आदमी को, क्यों मार दिया? अरे तुम मर जाता तो क्या होता? उसके बाद उस बेचारे पर चार्जशीट किया। यहाँ के डीआईजी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हमने उनको जाके कहा कि देखिए ये तमाशा है, जिस आदमी को आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए उसके साथ ये हुआ। तो वो कहें कि अरे वो तो किस, उसमें रिवार्ड देने के लिए हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, हम के वो बेल करवाने जा रहा है, उसके घर पर इश्तेहार चिपक गया है, तुम्हारा घर ढा देंगे पुलिस, बोलिए। उसको चार्जशीट हो गया है।
उन्होंने गाली गलौज किया हमारे सामने में उस एसपी को, उस एसपी के खिलाफ लिखा पढ़ी किया। हमारे पास में वो कॉपी है, अगर यदि आप मौका दें तो हम 1 सेकंड से भीतर से निकाल के आपको दिखा देंगे। जी, हम बाद में फ़ोटो खींच के हम रख लेंगे। ये बाद में तब उसका उस बेचारे के लड़का भी मारा गया। अच्छा, डकैतों के हाथ? हाँ, बाद में मार दिया। डकैतों ने बदला लिया? एक ही बेटा था, बदला लिया बाद में? बदला लिया, मार दिया। और उस बच्चे का लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया था, कागज झूमते रहा। हमने सुना बड़े अधिकारियों और नेताओं को तो अभी भी मिल जाते हैं लाइसेंस। उन लोगों को तो बहुत कुछ मिल जाता है। ये बस एक चीज़ बता दीजिए, डकैती वाली बात कौन से सन की है? ये हमने तो न्यूज़ भी लिखा था, ये हम समझते हैं। तुमको याद है वो पीएन बाबा के, ये 4-5 साल हो गया है। 4-5 साल पहले की डकैती की बात। डकैत का डेड बॉडी का फोटो है हमारे पास में। जी, ये थे अवधेश कुमार जी। ये कह रहे हैं कि बिना जब तक चाय नहीं पीजिएगा जाने नहीं देंगे। चलते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने बातचीत की, बताया, क ख ग घ बहुत समझाया। हम और भी जगहों पर आपको जाकर दिखाते रहेंगे जो भी वहाँ की ख्याति प्राप्त चीज़ें हैं और या कुख्यात हैं। अलग अलग पहलुओं के बारे में जितना वक्त इजाज़त देगा बताते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति, उस तरफ मेरे साथ ही अमितेश, और हमें अवधेश जी के पास लेकर आए थे इंडिया टुडे के मुंगेर के संवाददाता गोविंद जी। उनका भी शुक्रिया।